नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। बेबाक मुनसिफ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, कल वो दिन है जिसको लेकर पिछले कई दिनों से लगातार मुसलसल तैयारियां की जा रही थी, यानी राम मंदिर का इफ्तिताह, प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब कल मुनक्किद की जाएगी। इसको लेकर मुल्क में जश्न का माहौल अभी से ही देखा जा रहा है, लेकिन इस बीच अलग अलग तबके अलग अलग तरह की बातें करते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक वो तबका जो ये मान रहा है कि 550 सालों का इंतज़ार ख़त्म हुआ है और बीजेपी का इस मुल्क के बाशिंदों पर एहसान है कि वो राम को ले आए। दूसरा वो तबका है जो ये मान रहा है कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से तामीर हुआ है और जो ये प्रोग्राम हो रहा है इसका इस्तेमाल बीजेपी अपने सियासी फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। इसी टॉपिक के साथ करेंगे आज तफसील से बातचीत, और भी हालांकि रियासत तेलंगाना के भी और भी कुछ अहम मौज़ूआत को भी इस प्रोग्राम में आज हम शामिल करेंगे। आपको बता दूं, फिलहाल स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बिहार पार्टी की जानिब से सलाहुद्दीन लोधी साहब। इस्तकबाल है आपका, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। वही बीजेपी की नुमाइंदगी करते हुए नजर आएंगे तेज़ तर्रार प्रवक्ता जनाब मीर फिरासत अली बाकरी साहब, आपका भी खैर मकदम है, इस्तकबाल है, स्वागत है। सलाहुद्दीन लोधी साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा इजलास को लेकर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या कल के इजलास में कोई शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचेगा? क्या लगता है आपको? नहीं साहब, राम मंदिर का कल जो उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा जो प्रोग्राम है उनका, उसका हम भी खैर मकदम करते हैं, क्योंकि ये कई सालों से चलते आ रहा था और ये ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो आस्था की बुनियाद पर उनको जो है वहाँ अनुमति दी गई कि आप यहाँ मंदिर तामीर करवाओ, एक ट्रस्ट को जो है जिम्मेदारी दी गई थी वो। अब ये जो इसका जो कल जो प्राण प्रतिष्ठा जो प्रोग्राम हो रहा है, तो हिंदुस्तान के चारों सिमत जो है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, वहाँ के जो शंकराचार्य है वो खुद उसमें शामिल नहीं है। तो ये बड़ी फिक्र की बात है हिंदुस्तान की आवाम के लिए कि वहाँ शंकराचार्य जो सबसे धर्म अधिकारी होते हैं वो लोग उसमें शामिल नहीं है, और ये इसका प्रस्थान जो करना है वो कोई ब्राह्मण ही करता है उनके वेद अनुसार या जो भी है। लेकिन यहाँ पर जो है पहले मोदी साहब खुद जो है वो करने वाले थे, फिर कुछ एतराज़ात होने के बाद किसी दूसरे को सामने लाए, जबकि शंकराचार्यों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। जैसा हिंदुस्तान के क़वानीन को, दस्तूर को बालाए ताक रख के कई चीज़ों का डिसीजन लिया जा रहा है, उसी तरह अब ये इन लोग इंटरफेयर इनके मज़हब में, खुद में भी मजहबी मामलों में भी मोदी गवर्नमेंट या मोदी जी उसमें इंटरफेयर करके आज शंकराचार्यों को बिल्कुल बाजू लगा दिए। उनका कहना कुछ और है, सारे मीडिया पे अखबारात में तफसीलात है, सारी दुनिया को ही मालूम है वो सब क्या है क्या नहीं। और रही बात हिंदुस्तान के अंदर 2014 के बाद से, जब से मोदी गवर्नमेंट बनी है, वहाँ पर ये लोग जो है ना हिंदुत्व की चाशनी, सारे हिंदुस्तानी आवाम को चाशनी चटाते आ रहे हैं। हिंदुस्तान अपनी आवाम बुनियादी सहूलतें, रोटी रोज़गार, महंगाई भत्ता, हर चीज़ जो है बालाता है, खाली ये जो है ना चाशनी, हिंदुत्व की चाशनी चटा के हिंदुस्तान की आवाम को अब तक का वैसी गुमराह करते हुए लेके चल रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की आवाम ये 10 साल में ये जान चुकी है भारतीय जनता पार्टी को, और सब इसके हुकूमत से इतने मुतासिर हुए हैं। का स्टैंड नहीं बताया अब तक, कल आपकी पार्टी से वहाँ शामिल होने के लिए कोई जाएगा या नहीं? जी नहीं साहब, हमारे पास से तो कोई भी नहीं जा रहा उससे। लेकिन इस प्रोग्राम का जो है वो आप इस्तकबाल तो करते हैं, सियासी भी बताते हैं, आप प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, लेकिन चाशनी का स्वाद आप भी जरूर कहीं ना कहीं लेते नजर आएंगे। नहीं साहब, मैंने कहा, फिर से मेरे अल्फाज दोहराता हूँ, हिंदुस्तान की आवाम को भाजपा गवर्नमेंट ने हिंदुत्व की चाशनी चटाया है ताकि लोग सब मुद्दे अपने भूल गए, बेरोजगारी, महंगाई, नौजवान आज कितने बेकार है, सब अपनी ये चाशनी चटा के उन लोगों को ये चाशनी का नशा चढ़ा दिया। आज नौबत ये आई, हिंदुस्तान की आवाम आज डायबिटिक के मरीज हो गई है, चाशनी चाटते खाते सुनते। लिहाजा अब हिंदुस्तान की आवाम, मेरी बात सुनिए, हिंदुस्तान की आवाम अब ये हिंदुत्व के नारे से भाजपा को वोट आने वाले नहीं है, ये राम मंदिर से कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन था और कोर्ट भी जो डिसीजन दिया था
वो आस्था की बुनियाद पे दिया था और एक ट्रस्ट को दिया था। और उसके बाद अब ट्रस्टियों का क्या हाल है, ट्रस्टी कौन है, उनके ऊपर चार्जेस है, आप सभी को मालूम है ये बात। तो फरासत अली बाकरी साहब ये कह रहे हैं कि कल का जो ये प्राण प्रतिष्ठा की जो तकरीब है ये पूरी तरीके से सियासत को समर्पित है, डेडिकेट है। क्या लगता है आपको, क्या सिर्फ सियासत हो रही है या फिर वाकई इस देश में राम आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की खुशकिस्मती है ये जो उनके कार्यकाल में राम जन्मभूमि के पास रामलला की और वहाँ पे जो मूर्ति का कल स्थापन होने जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की किस्मत में आने का था। क्योंकि ये लोगों ने हिंदुस्तान के लिए एक सुनहरा हिंदुस्तान का एक सपना दिखाया है लोगों को, उसी मुताबिक काम करते हुए आ रहे हैं। आज तक पूरा जितनी चीज़ बोले हैं उसको पूरा फुलफिल करते आए। उसके अंदर वन ऑफ द पॉइंट ये भी था कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन जो है हम 2024 से पहले हम करवा देंगे बोल के हमारा जो टारगेट था, हम टारगेट मिशन के मुताबिक पूरा जा रहे हैं। और जैसा हमारे सलाउद्दीन साहब ने बताया है कि चाशनी वासनी वो कुछ भी नहीं है। आवाम खुद चाह रही है कि हिंदुस्तान के अंदर श्री राम की मंदिर का इनॉग्रेशन हो अच्छे तरीके से। सारी हिंदुस्तान बल्कि आज सारी दुनिया आज हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, अदर गल्फ कंट्रीज में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने यूएई जैसे मुकाम पर अपने 2 बड़े मंदिर जो है वहाँ बनवा के आ चुके हैं। हिंदुस्तान हमारा अपना देश है, यहाँ पर उनकी पैदाइश का जाए पैदाइश है उनकी राम जी की। अगर यहाँ पर राम मंदिर नहीं बनेगा तो फिर कहाँ बनेगा? और उसी का जो हमको एडवांटेज मिलना है, हम एडवांटेज की तरफ नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ आवाम की खातिर आवाम एडवांटेज मिलेगा तो जरूर नहीं, वो तो इलेक्शन जब होगा, जब उसका पब्लिक जो चाहेगी वो होगा, पब्लिक जो चाहेगी वो होगा। हमारा ऑलरेडी आज जो हमारा टारगेट है, हमारे पास हमारे खुद के बगैर राम मंदिर के इशू के 303 एमएलए एमपी जीते हुए हमारे। अब तो ये बहुत बड़ा इशू हमारे पास हमारे बीजेपी के अकाउंट्स में आया है कि इस पास देखिए ये लोग शुरू से बोलते हैं कि हम राम मंदिर का जो है स्थापना करेंगे, राम मंदिर बनाएंगे और वहाँ पे आवाम के लिए जो बेहतर से बेहतर उनकी आस्था के लिए सहूलत दी जा सकती है, हम वो सहूलत दिलाएंगे वहाँ पे। लेकिन कल के प्रोग्राम को जिस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है, लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है, जिन वीआईपी गेस्ट को बुलाया जा रहा है, पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे एक वेल प्लान सेटअप की तरह से इस प्रोग्राम को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि 4 शंकराचार्य जो नहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कभी कोई बात नहीं की जा रही। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो प्रोग्राम में एज ए गेस्ट जा रहे हैं। उनके जो रिलीजियस रिचुअल्स है वो रिलीजियस रिचुअल जो है हमारे वहाँ पे गोपाल दास जी करेंगे, वहाँ के बड़े महंत है वो, उन्होंने रिलीजियस पूरे रिचुअल्स करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चीफ गेस्ट होंगे, मोहन भगवत साहब होंगे, गवर्नर यूपी आनंद भाई पटेल होंगी और चीफ मिनिस्टर योगी होगा। और उसके साथ साथ जो भी और प्रोटोकॉल है और जो भी उसके डोनर्स है, बड़े डोनर्स है, वो लोग भी वहाँ मौजूद रहेंगे। फरासत अली बाकरी साहब, आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी साउथ इंडिया में काफी ज्यादा कमजोर नजर आती है? मिशन साउथ की हम बात कर लेते हैं। ये जो 5 सूबे हैं बड़े, यहाँ पर लोकसभा की 130 से ज्यादा सीटें आती है, यहाँ पर आपकी पार्टी काफी कमजोर देखी जाती है। क्या राम मंदिर के इफ्तिताह से क्या मिशन साउथ की जो राह है आसान हो जाएगी? नहीं, मिशन साउथ में जैसा कि मैं पार्टी की बात करूंगा, मिशन साउथ की बात नहीं करूंगा। इस बात से जब हमारा आगाज हुआ था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, हम 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आगाज किए थे। चाहे वो मिशन साउथ हो या नॉर्थ हो या ईस्ट हो या वेस्ट हो, हमारा काम इलेक्शन लड़ना है, पब्लिक के बीच में जाना है। हम पब्लिक के बीच जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और हम अपनी शानदार कामयाबी के साथ, अभी मैं आपको आज बोल रहा हूँ 21 जनवरी 2024 को हमारा मिशन अब के 370 प्लस 2024 में जो हमारा मिशन रहेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का 370 प्लस जो है हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेके जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएंगे। देखिए मिशन साउथ, मैं क्यों बार बार ये लफ्ज कह रहा हूँ, मिशन साउथ में हम जितनी कामयाबी होना है वो हम हासिल करेंगे। नहीं, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूँ। बोलिए। मैं इसीलिए बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि पीएम मोदी मंदिर के इफ्तिताह से पहले लगातार वो साउथ इंडिया में नजर आ रहे हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर वो आंध्र प्रदेश गए, वहां जाकर उन्होंने दर्शन किया। उसके बाद 17 जनवरी को वो केरल के गुरुवायुर कृष्ण मंदिर पहुंचे, वहां जाकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। यानी अब वो ये जो साउथ के 5 स्टेट है यहाँ पर भी आकर लोगों को बार बार मंदिर आने की तरकीब देते हुए नजर आ रहे हैं मंदिर का इफ्तिताह होने से पहले। यानी साउथ इंडिया में भी ये जो 5 स्टेट है यहाँ पे भी जो धर्म की राजनीति है उसको दाखिल कराने की कोशिश कहीं ना कहीं लगातार की जा रही है क्योंकि मिशन साउथ की जरूरत बीजेपी को है। मिशन साउथ में हमारे को जो रिक्वायरमेंट है हम अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे, आप देखेंगे इंशाल्लाह। यानी आप मान रहे हैं अच्छी तरीके से फुलफिल करेंगे हम। बिल्कुल। सलाउद्दीन लोधी साहब, आपसे जान लेता हूँ, मिशन साउथ बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। मैं तो ऐसा मान रहा हूँ, फिरासत साहब कह रहे हैं नहीं, लेकिन
पीएम मोदी लगातार जिस तरह से कभी वो आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु नजर आ रहे हैं भाई, प्राइम मंदिर के मिनिस्टर ऑफ इफ्तिताह से इंडिया पहले साउथ के और साथ मंदिरों में ही जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या वो राम मंदिर की जो खुशी है वो नॉर्थ इंडिया से कम साउथ इंडिया में है, इसीलिए पीएम मोदी लगातार यहाँ आकर प्रचार करते हुए देखे जा रहे हैं? देखिए, साउथ इंडिया में इनके पास कर्नाटक से पहले एमपीज थे। अब कर्नाटक से भी ये उम्मीद लगाना छोड़ दें कि वहाँ से भी इनको कोई साउथ से कोई सीटें आएंगी। पहले जो भी थे वो बिल्कुल उसमें नहीं के बराबर हो जाएंगे। और जो मंदिरों को जा रहे पीएम मोदी साहब, यही टाइम उनको बेजरूरत मंदिरों में जा रहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ये बात इंडिया मत बोलिए आप, बेजरूरत आस्था नहीं है। ये इलेक्शन आ रहा, उसके लिए जो है ना मंदिरों को जा रहे। मैं आपसे पूछता हूँ, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जरूरत मणिपुर जाने की थी, मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर भी जाएंगे, मणिपुर में आज कितनी खून खराबा हुआ, कितनी आज वहाँ पर जो है ना क्या है, अभी चल रहा है लाइन ऑर्डर बिगड़ गया, दूसरे लोग पूरे वहां से परेशान है, लेकिन वहां नहीं जाके आज यहाँ पर जा रहे हैं। हिंदुस्तान का कोई आदमी परेशान नहीं है आज, कोई आदमी परेशान नहीं है, सब आदमी परेशान है। मैं अभी आंकड़े दूंगा आपको हिंदुस्तान के आदमी के। चंद्रशेखर राव परेशान दिख रहे हैं मेरे को बस। चंद्रशेखर राव अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत है, वो शेर आदमी है, बहुत बेहतरीन तरीके से आएंगे ग्राउंड के ऊपर। अब 17 फरवरी के दिन नमूदार होंगे वो। ओके, उनका मुहूर्त आया है 17 सलाउद्दीन लोधी साहब, आपको क्या लगता है कि राम मंदिर इफ्तिताह से बीजेपी के लिए तेलंगाना में एंट्री और लोकसभा इंतखाबात से पहले एक माहौल, एक अच्छा फील्ड तैयार हो पाएगा? यानी देखिए साहब, मैं अपने अल्फाज फिर दोहराता हूँ जो पहले दोहराया। हिंदुत्व की जो चाशनी चटाए हुए थे 10 साल से, अब वो लोग वो चाटनी चाट के पूरे शुगर के मरीज हो गए हैं। तो अब कोई वो चाशनी को जो है चाटने की या खाने की चक्कर में नहीं है। तो यहाँ पर खास करके खुद यहाँ हमारे साउथ के अंदर उसका कोई असर होने का नहीं है, बल्कि इनके सीटा नॉर्थ में कम होने वाले। साउथ में असर नहीं देखा जाता था अब तक बीजेपी का, क्योंकि एक तो हिंदी पार्टी है, दूसरी है कि मजहब की राजनीति को ज्यादा आगे लेकर चलते हुए नजर आते हैं। यही वो दो बड़ी वजूहात थी कि वो साउथ में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। हमारी पीएम मोदी का लगातार आना, राम मंदिर का बन जाना, तेलंगाना में जो असेंबली इंतखाबात जो अभी हाल ही में हमने देखे उसमें बीजेपी का बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। तो ये तमाम चीजें जो आपको दिख रही है, क्या लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी तेलंगाना में कुछ अच्छा कर पाएगी? फिरासत अली बाकरी साहब, बीजेपी, मैं आपको इससे पहले भी बात करा था, हम चाहे लोकल बॉडीज इलेक्शन हो, चाहे असेंबली इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो, हम हमेशा जो है आवाम के बीच में रहते हैं। आवाम की काम करने के मौकूफ में हम हमेशा रहते हैं। हम जो है जाके कोई फार्म हाउस में बैठ के जो है काम नहीं करते हैं, ना कोई प्रगति भवन में बैठ काम करते हैं। हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, हमारा एमएलए हो, हमारा कॉर्पोरेटर हो, हमेशा नींद में से उठने के बाद कुछ जो इश्यूज होते हैं, हमारा टाइम टेबल रात में बन जाता है कि सुबह क्या काम करना है, हमारे को किसके पास क्या इश्यूज गए, क्या प्रॉब्लम है बोल के। हम आवाम के बीच में रहना चाहते हैं और उसी की वजह है आज आवाम हमारे को जो है 303 बीजेपी की हमारे खुद के एमपी है, एनडीए प्लस वो तो 350 प्लस हो जाएंगे हमारे। अब आने वाले असेंबली पार्लियामेंट इलेक्शन में 2024 में 370 प्लस का हमारा आंकड़ा डिसाइडेड है। हम उसे जीत के बताएंगे आपको। क्या लगता है आपको फिरासत अली बाकरी साहब, राम मंदिर का फायदा तेलंगाना के लोकसभा इंतखाबात में आपकी पार्टी को मिलेगा या नहीं? क्या राम मंदिर के नाम पर तेलंगाना की आवाम आपको वोट देगी? मंदिर के नाम पर वोट, आपने कहा ना आपके खाते में एक बहुत बड़ी चीज आ गई। नहीं, वो हम क्योंकि हमारे क्रेडिट आया हमारे को, क्योंकि हमारी सरकार है ना, हमारी सरकार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और यूपी बीजेपी सरकार है, डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन सरकार होने से वो तो हम तो खुशी अपनी तो सेलिब्रेट तो करेंगे ना सर, क्यों नहीं करेंगे? ये जो है इशू आपका नहीं है, 27 अप्रैल 1983 से ये इशू जो है बर्निंग होते हुए आ रहा, आज जाके जो है कंक्लूड हुआ है और एक अच्छी शुरुआत हो रही है हिंदुस्तान के अंदर। समझे आप, इससे यहाँ से माहौल बहुत अच्छा बनेगा यहाँ से हिंदुस्तान के अंदर पूरा। हमारे दोनों गेस्ट पैनलिस्ट से लगातार हमने इस मौजू को लेकर के बातचीत की है। आपको बता दें, तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीआरएस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। हाल ही में हुए असेंबली इंतखाबात में हार का सामना करने वाले साबिक मिनिस्टर्स अब लोकसभा चुनाव पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। बात कर लेते हैं साबिक मिनिस्टर महबूब नगर से लोकसभा सीट पर उम्मीद लगाए बैठे हैं। पलामुरू के लिए वी श्रीनिवास गौड़ और एस निरंजन रेड्डी के नाम लगातार अब चर्चा में आ रहे हैं। अभी से टिकट इलेक्शन की तैयारी अभी शुरू भी नहीं हुई, लेकिन टिकट को लेकर और इस तरह की जो खबरें वो लगातार निकल कर सामने आ रही है। लेकिन इस बीच सवाल अब ये बन जाता है
कि आखिर किसकी क़यादत में लोकसभा इंतखाब आखिर लड़ा जाएगा। क्या केसीआर संभालेंगे बीआरएस की बागडोर या केटीआर अपने नए तरीके और नए अंदाज के साथ बीआरएस को आगे बढ़ाएंगे। इस मौजू पर करेंगे तफसील से बातचीत। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बेबाक मुंसिफ में चर्चा का ये दौर इसी तरीके से जारी रहेगा। कहते हैं कि जान है तो जहान है। मुंसिफ टीवी आपके लिए ला रहा है ग्लोबल हेल्थ कॉन्क्लेव 2024, जहां बात होगी सेहत और तंदुरुस्ती की। कैसे रहें सेहतमंद, सेहत से जुड़ी अहम मालूमात और इलाज के अलग अलग तरीके, साथ ही हेल्थ से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत और बीमारियों पर खास बातचीत। कॉन्क्लेव में शामिल होंगे दुनिया के जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट। इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन की वजह से जो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है ब्रेन पर, इट डिमांड्स लॉट ऑफ अटेंशन, लॉट ऑफ कंसंट्रेशन, लॉट ऑफ फिल्ट्रेशन। आप भी जुड़िए हमारे साथ। रेड रोज पैलेस बिसाइड हज हाउस, नामपल्ली, हैदराबाद। लाइव टेलीकास्ट 23 जनवरी बरोज मंगल शाम 4 बजे से सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। शेर और सुखन ने हमेशा थके मांदे जहनों को जिला बख्शी है। शायरी सिर्फ तफरी का जरिया ही नहीं, बल्कि इसने हर जमाने में अपने आशार के जरिए अजीम इनकलाबात भी बर्पा किए हैं। खासकर उर्दू शायरी ने तो महफिलों में हमेशा राज किया है। मुशायरे सिर्फ रंग और नूर में डूबी अदबी शाम ही नहीं, बल्कि एक तहजीब, एक रिवायत की अमानतदार भी होते हैं। अदबी ज़ौक़ और शौक़ के हामिल नाजरीन के लिए मुंसिफ टीवी पेश करता है, अर्ज किया है, मुशायरों का एक लामतनाही सिलसिला सिर्फ आपके लिए। ये प्रोग्राम देखिए हर इतवार सुबह 10 बजे और हर जुमा रात 11 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से मैं इस्तकबाल करता हूं। बात हम ये कर रहे थे कि तेलंगाना की में जो लोकसभा इंतखाबात की जो तारीख नज़दीक आ रही है, उसको लेकर जो बिसात बिछाई जा रही है, सियासत को लेकर के जो नेता यहाँ पर ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन क्या इस बीच बीआरएस अपनी क़यादत को बदलने का एक बड़ा फैसला ले पाएगी। बात हम बीआरएस की क़यादत की इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अपनी सेहत को लेकर के चंद्रशेखर राव लगातार जूझते हुए नजर आए, लेकिन बीआरएस कारकुनान का मानना है वो फाइटर है, वो जल्द वापस लौटेंगे और बागडोर संभालते हुए नजर आएंगे लोकसभा इलेक्शन में भी। सलाउद्दीन लोधी साहब, फिलहाल मैं आपसे जान लेता हूँ, क्या केटीआर नजर आएंगे पार्टी को संभालते हुए या फिर एक बार फिर से केसीआर अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़ते देखे जाएंगे? लोकसभा इंतखाबात को लेकर क्या पार्टी की वो अहम रणनीति रहेगी, इस पर मैं आपकी नज़र चाहूँगा। ये सब केसीआर बहुत जल्दी सेहतयाब होंगे। 17 फरवरी को उनका बर्थडे है, वहाँ से वो बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे और उन्होंने पार्टी के सुप्रीमो थे और रहेंगे। उन्हीं की क़यादत के अंदर पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा जाएगा। जो तमाम एक एक कार्यकर्ता जुड़ के इस बार अगर पहले 100% करे थे तो अब 200% मेहनत करेंगे बीआरएस के लिए। हम लोग कुछ गलतियाँ हो गई थी हमारे से, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में भी थे, लेकिन इस बार हम ऐसी कोई गुंजाइश या कोई गलती नहीं छोड़ेंगे। हम ये बराबर केसीआर साहब की क़यादत के अंदर हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा देने वाले हैं। बीआरएस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, कारकुन, लीडर्स, एक्स मिनिस्टर्स, एक्स एमएलएज सब जी जान से मेहनत करेंगे और ये पार्टी के लिए काम करेंगे। हम लोग क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि युवाओं को, जो यूथ है, उनको कनेक्ट करने के लिए केटीआर का दांव बिल्कुल कारगर साबित हो सकता है? जिस तरीके से उन्होंने आईटी सेक्टर में लगातार काम किया, उनका खुद का अपने ग्राफ बढ़ा, केटीआर की बात कर रहा हूं मैं, अगर वो इस इलेक्शन में पार्टी को लीड करते हुए नजर आए तो यूथ ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे और लोकसभा इलेक्शन में अगर यूथ का साथ मिल जाए तो फिर ज्यादा आसान आपकी पार्टी के लिए राह हो जाएगी, बजाय केसीआर के अगर केटीआर पार्टी को संभालते हुए नजर आए। नहीं साहब, देखिए अवाम में से काफी लोगों का ऐसा मानना है, इसीलिए ये सवाल है मेरा आपसे। जी, अभी 17 जो पार्लियामेंट हलके, 17 पार्लियामेंट हलके के रोज़ एक पार्लियामेंट हलके की मीटिंग हो रही है हमारे पास। उसके अंदर सबको ब्रीफ दिया है। कल जो है सिकंदराबाद और हैदराबाद पार्लियामेंट की मीटिंग थी जो सुबह से रात तक चली। उसके अंदर काफ़ी कुछ हमको बताया गया, जोश वलवला आ गया सबके अंदर। केटीआर साहब भी उसकी सदारत करे थे और नौजवानों को आप जैसा बोले
उन्हें काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा नौजवानों जुड़ते आएंगे। कल ही हमने देखा कि काफ़ी वॉलेंट्री कार्यकर्ता नहीं, अदर्स लोग भी इंटरेस्ट से जो है ना जाहिर करें। अभी अफसोस का मुकाम है, बता रहे थे वो लोग कि बीआरएस अच्छी कारकर्दगी करने के बाद भी यहाँ से हम हार गए बोल के। तो यहाँ पर जोश वलवला है, लोगों में पछतावा है, वापस बीआरएस गवर्नमेंट आना बोल के सबको ख्याल है। तो इसलिए हमारी आवाज़ तेलंगाना की, हम दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बीआरएस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मौजूदगी वहां पर रहेगी। उसके लिए आहन तक कोशिश हम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिजल्ट देख लेना, जब भी शेड्यूल इलेक्शन आएगा हमारे बीआरएस के ज़्यादा रहेंगे। जब आपकी गवर्नमेंट थी तेलंगाना में, यानी आपकी हुकूमत थी, उस वक्त भी आप तो लोकसभा इलेक्शन में कुछ अच्छा खासा या अच्छी परफॉर्मेंस मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, आपकी हुकूमत यहाँ पे थी, इसके बावजूद आप लोकसभा इलेक्शन में इतना अच्छा नहीं कर पाए थे। इस बार तो आपकी हुकूमत भी चली गई है, तो लोकसभा इलेक्शन को लेकर के आपकी पार्टी को इतनी ज़्यादा तवक्कुआत किस बिना पर? हाँ, लास्ट टाइम पे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में, इस बार जैसा असेंबली में हुआ उस टाइम भी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में थे। इस बार हम हर तरह से चौकन्ने, जैसा कि हम पहले 100% थे, अब 200% रह के काम करेंगे। और उसके ऊपर हमारी पार्टी की थिंक टैंक भी इस चीज़ के ऊपर गौर कर रही है, नए मंसूबे बना रही है और वो गाइडलाइंस हमको देगी, वो गाइडलाइंस पे हम काम करेंगे जी। और यहाँ पर रिजल्ट आप देखेंगे बहुत अच्छा आएगा हमारा रिजल्ट। ये फिरासत अली बाकरी साहब, बड़े बड़े दावे सलाउद्दीन साहब के कि लगातार उनकी पार्टी एक्शन मोड में है, तैयारियां उनकी लगातार जारी है, लोकसभा इंतखाबात में उनकी पार्टी बहुत ज़्यादा बेहतर करने की स्थिति उनकी लगातार बनती जा रही है। आपका क्या मौक़िफ़ है बीआरएस को लेकर और बीजेपी की तैयारियां किस कदर तेलंगाना में जारी, आपसे जानना चाहिए। टीआरएस के लिए एक फारसी का शेर है, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन जी। बैठ रही मीटिंग कर रही, फिर झगड़ को जा रहे, सो जा रहे, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन। तो वो हाल टीआरएस पार्टी का है। अब रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इलेक्शन के मौक़िफ़ में है, मूड में है। इलेक्शन अगर हमारे पास फरवरी की फर्स्ट वीक में भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर करता है तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, ऐसे मौक़िफ़ में हमारा। यानी आप चाहते हैं थोड़ा पहले इलेक्शन? नहीं, चाह रहे नहीं, बता रहा हूं मैं आपको। माहौल है जो वो बरकरार रहेगा, उसी के बीच इलेक्शन हमारे पास का जो सिस्टम है इलेक्शन का, जो इलेक्शन फरवरी के अंदर शेड्यूल भी आ सकता है, ये भी कोई अजब बात नहीं है। नहीं, इलेक्शनिंग जो होती है बीजेपी की, उसके लिए हम लोग कमर कसे हुए हमेशा हम तैयार हैं। जब भी इलेक्शन होगा हम लड़ेंगे, कामयाबी के साथ जीत के पार्लियामेंट में 370 प्लस हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम के अंदर मोहन भागवत भी वहां पर एक वन ऑफ द गेस्ट आ रहे, इसीलिए ताकि उनके कैडर में संघ परिवार के ये मैसेज पहुंचे। आप कौन डिसाइड करने वाले वहां पे कौन पहुंचे? शंकराचार्य बाजू लगा दे के, अरे शंकराचार्य आपको मालूम है ना, आपको पहले थोड़ी स्टडी कर लीजिए। स्टडी है हमारे को, हिंदुत्व की नहीं है स्टडी हमारे को। हिंदुत्व करके बोलिए फिर। हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, इशू है ये, आपका इशू नहीं है। हमारे दस्तूर को मानते, दस्तूर पे कायम। अरे ये रिलीजियस मैटर है, दस्तूर का मैटर नहीं होता आपका। ये एक उनके दस्तूर इजाजत देता क्या? अरे दस्तूर का मैटर ही नहीं है ये साहब, यहाँ पर मैं ये दस्तूर का मैटर ही नहीं है, उनकी पर्सनल इशू है। दस्तूर का कैसा नहीं? फिर वेयर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं है? इस तरह के बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। लेकिन ये जो बात इनकी रही कि वो जो शंकराचार्य चार जो नहीं आ रहे, मैंने बताया ना आपको, गोपाल दास जी वहाँ के बड़े महात है, उन्होंने रहेंगे। आपके मोहन भगवत साहब है, पीएम साहब है, गवर्नर यूपी है, सीएम यूपी है, इनके साथ और जो प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं वो लोग रहेंगे मौजूद वहाँ पे। हाँ, मजहबी एतबार से अगर देखा जाए फिरासत अली बाकरी भाई साहब, ये सबसे बड़ा इजलास है एक तरीके से। मजहबी एतबार से का इफ्तिताह होना अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास अपने आप में बनने के लिए ये दुनिया का बड़ा इतिहास हिंदुस्तान में होने जा रहा है। जिक्र सलाउद्दीन साहब लोधी लगातार कर रहे हैं। चार जो शंकराचार्य जिनकी जो इज्जत है, जिनका जो कद है, लेवल है, वो हिंदुस्तान में अपने आप में सबसे बड़ी हिंदू मजहबी शख्सियत के तौर पर है। जब सबसे बड़ी शख्सियत उस इजलास में, उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नहीं पहुंच रही है तो कुछ तो लॉजिक होगा। नहीं, लॉजिक कुछ भी गलत नहीं है उसके अंदर। मैंने बताया आपको, पहले 5 नाम गिनाए हैं जो वहाँ के ट्रस्ट वालों ने उनको गेस्ट में बुलाया है। वही तो सबसे बड़े जो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद, वो साफ तौर पे कहते हैं मैं वहाँ ताली नहीं बजा सकता, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जो धार्मिक जो मजहबी जो इजलास होंगे वहाँ उन्हें ठीक नहीं लगा। वहाँ का जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट किसी को शंकराचार्य को थाली बजाने नहीं बुला रहे। वहाँ पे जो रिलीजियस रिचुअल्स है, लेकिन बजाई तो जाएगी ना? नहीं बजाई जाएगी। मंदिर के अंदर थाली ने घंटा बजाया जाएगा। कल वहाँ पर ताली की गड़गड़ाहट सुनाई नहीं देगी। नहीं, मंदिर के अंदर घंटा बजाया जाएगा साहब। हाँ,
मस्जिद के अंदर अज़ान की आवाज आएगी, मंदिर के अंदर घंटे की आवाज आएगी, वहां पे ये होगा। थाली बजाने के लिए किसी को नहीं बुलाया जा रहा वहां पे। जी लोधी साहब, इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल? वो कह रहे हैं कि उनका जो प्रोग्राम है वो हर तरीके से बिल्कुल सही है 100% और 100% मजहबी जरूरत के एतबार से इस प्रोग्राम को डेकोरेट किया गया, उसको 100% बनाया गया, प्रोटोकॉल वक्त भी बिल्कुल सही है। कोई आए या ना आए, उनसे मतलब जो नहीं आ रहे हैं उनसे इनके इस प्रोग्राम को, इस इजलास को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, वो तो पर्सनल गरजेस है, वो जो बोल रहे हैं कि मैं जाके थाली क्यों बजाऊंगा। अरे भाई, आप थाली माने नहीं बुला रहे वहां पे। अब ऐसे कई मजहबी रहनुमा हमारे पास है, उन्होंने आए तो उन्होंने नहीं आते, क्या आपको थाली मानने के लिए बुला रहे हैं? आपको इन्विटेशन। उनका ये भी मानना है कि अभी तक जो है वो मंदिर का जो मतलब कंस्ट्रक्शन का काम है वो पूरा नहीं हुआ है और आधे अधूरे मंदिर में भगवान को मतलब बिठा देना ये भी उनके मजहबी एतबार से गलत है, इसलिए भी वो नहीं। आपका जो यूपी बेस्ड जो आपका चैनल्स है, अयोध्या और लखनऊ वगैरह में जो लोग हैं, उनको भिजा के पहले शूटिंग करवाइए, वहां पे अलाउ है, कैमरामैन, नेशनल मीडिया पूरी अलाउ है, आप जाके देखिए। ऐसा कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इतने बड़े प्रोग्राम पर एक शंकराचार्य जो मजहबी एतबार से सबसे बड़े शख्स है वो झूठ गढ़ रहे हैं। नहीं, झूठ गढ़ रहे हैं, उनको भी पॉलिटिकल मोटिवेशन होगा कुछ तो, भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलने के वास्ते। आप शंकराचार्य के साथ ताल्लुक से नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्यों आप उनको मारने शुरू कर दिया क्या शंकराचार्य? नहीं, आप नहीं बोल सकते। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बोलो, शंकराचार्य को बोलने क्या? उनको बुलाया क्या नहीं आ रहे उन्होंने? देखिए, फिर से एक लंबी बहस में चले गए। आमिर साहब जी, इनके धर्म और ग्रंथों के अंदर, उनके धर्म आपको क्या मालूम भाई? ये जो इनके धर्म ग्रंथों के मुताबिक जब तक का वो पूरी तरह मंदिर मुकम्मिल नहीं होता, उसका कलश नहीं लगता, उस पे तिरंगा, उस पे झंडा नहीं फहराया जाता, के लिए कल वही काम होने जा रहा है। वही कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बहुत सारे काम बाकी है। उसके बगैर इनके धर्म ग्रंथों के हिसाब से जो शंकराचार्य जो अपोज कर रहे इस चीज के लिए, वो यही वजह है कि ग्रंथों के हिसाब से ये नहीं है। शंकराचार्य को कांग्रेस वाला ने इंजेक्शन दिया एक, वो कांग्रेस शंकराचार्य किसी पार्टी के नहीं होते, ना कांग्रेस एक अच्छा काम हो रहा है, उनको जाना था वेल विशर बन के, मैं आ रहा हूं भाई, हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा काम होने जा रहा है। हिंदुओं में सबसे बड़ा मुकाम रखने वाले शंकराचार्य ही होते हैं, हिंदुओं में सबसे अच्छा मुकाम दिया गया है। फिरासत अली बाकरी साहब, ये वाकई सोचने वाली बात है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, वकील थे जो उनके एडवोकेट थे, वो लगातार इस केस में बने हुए थे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर शंकराचार्य जी को ये काम से सहमति होती, खुशी होती, तो बोलते थे मेरे को इन्विटेशन कोई जरूरत नहीं है, मैं आऊंगा वहां बोल के। आपको दावतनामा दिया गया, किताबें बता रहे हैं कि वो जो है बिल्कुल गलत तरीके से उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं बोल के, इसीलिए वो लोग उसकी वजह भी बता चुके हैं। उसका आंसर दो ना मोदी साहब, भागवत साहब दो ना। क्यों देंगे आंसर आपको? अगर नहीं, शंकराचार्य हमको दो आंसर, वो आपको भी देता, शंकराचार्य को भी देता, सबको दे रहे। वो पूरा देश देख रहा, खाली जो है देश तो देख रहा ना, वही तो परेशानी हो रही है आप लोगों को। मोदी जी की खदावर तस्वीर और राम जी की एक छोटी सी उनके पाँव के बराबर जो है ना एक तस्वीर राम, बताइए कहाँ है? बताइए, शर्म की बात है वो, बताइए कहाँ है वो? देख लो, मीडिया सर्च कर लो। आप बताइए, आप बोल रहे हैं ना, बताता हूँ मैं आपको, बताइए, बताता हूँ, व्हाट्सएप पे भेजता हूँ आपको। वही अभी तो बात कर रहे हैं हम फिलहाल तेलंगाना लोकसभा इंतखाबात की, क्या कुछ यहाँ पर माहौल रहेगा, किस तरीके के जो हमें माहौल यहाँ पर देखने को नजर आएगा। सलाउद्दीन लोधी साहब ने बताया कि जो है केसीआर साहब अपने बर्थडे के बाद, जो उनका बर्थडे आने वाला है नज़दीक, उसके बाद से वो एक बार फिर अपनी पार्टी को संभालते हुए, लीड करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच खबर ये भी निकल करके सामने आई, शराब घोटाले की मैं बात कर रहा हूँ, लिक्वर स्कैम, उसको लेकर के बीजेपी लगातार के कविता पर हमलावर रही है। जांच के लिए, पूछताछ के लिए भी उनको लगातार बुलाया गया है। अब ऐसी आशंकाएं, ऐसी उम्मीदें और ऐसे कयास भी लगाए जाने लगे हैं कि लोकसभा इंतखाबात से पहले उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। क्या लग रहा है फिरासत अली बाकरी साहब, कर पाएगी आपकी? देखिए, कानून अपना काम करेगा, चाहे कविता हो, चाहे केसीआर हो, कोई भी हो। जो एक दफा एफआईआर में आ जाता है, उसके ऊपर कभी ना कभी जो है वो तो तलवार लटकी हुई कभी ना कभी चलेगी। वो कविता हो, केसीआर हो, केटीआर हो, या जो भी हो। अरे भाई, शराब घोटाला क्या, कालेश्वरम प्रोजेक्ट आपका निकम है क्या? तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट जो साबिका चलाई है 2 टर्म, टोटल स्कैम का पूरा जो है सर पे जो है ढंडोरा दे के लेके चले गए उन्होंने। टोटल स्कैम के अंदर पूरे मुलविस है। हाँ, पावर में स्कैम, इरिगेशन में स्कैम, 2 बेडरूम में स्कैम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा दे रही है, नाम अपना लगा रहे हैं आप, चाहे माइनॉरिटी स्कूल्स हो। हाँ, हर मामले में जो स्कैम है आपका भी मालूम, थोड़ा वेट करिए, सब सिर्फ सामने आने वाली है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना बच्चों की स्कॉलरशिप बर्खास्त कर दी, क्योंकि आप लोग मिसयूज कर रहे हैं, विश्वास से कर दी थी, मिसयूज कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ गवर्नमेंट है वहां तो देना था, हर जगह मिसयूज हो रहा है, हर जगह दे रहे हैं।
आज प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, प्राइम मिनिस्टर एजुकेशन के अंदर मौलाना आजाद, जितने यूनिवर्सिटीज है, जितने कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट अभियान पेश है, कर सकते तो आप करिए। ऑलरेडी कितने एरिया में एग्जिस्टिंग आपके स्कीम्स है हिंदुस्तान के अंदर, उसमें उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट तो बताइए आप क्या है। बाकायदा ये लोग लिस्ट बहुत बड़ी है, जब मुंशी वाले 300 बोलेंगे के ऊपर प्रिपेयर स्कीम्स होके है, हम प्रिपेयर होके आगे बताएंगे मगर पूरा उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं है। प्रोग्रेस रिपोर्ट बताएंगे आज हिंदुस्तान की हालत ये कर दी है, 80 करोड़ आवाम को जो है 5 किलो राशन के ऊपर जिंदगी गुजारने में मसरूफ कर दिए, ताकि वो उसी में खाए, आधा पेट खाए। गनीमत ये तो एक्सेप्ट करे कि 80 करोड़ आवाम को अनाज मिल रहा है बोल के। करने का कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हिंदुस्तान के 80 करोड़ आवाम को अनाज मिल रहा है, ये तो गनीमत तस्लीम करे आप। वाह वाह वाह, वेरी गुड। आप उनको बिल्कुल बेबस कर दिया आप 5 किलो अनाज के नाम पे, जो है ना 80 करोड़ लोगों के वोटा ले रहे आप। नहीं वैसा 5 किलो और क्या होता है 5 किलो अनाज के आपको ऊपर शराब चिकन पे नहीं दिया और तो हम आपको राशन पे कहां से देंगे और सलाउद्दीन लोधी साहब, आपको क्या लगता है कि कविता को अरेस्ट कर लिया जाएगा? जिस तरह के कयास और जिस तरह की खबरें जो सियासी पंडित हैं वो लगातार बातें कर रहे हैं कि इंतखाबात से पहले बीआरएस को और ज्यादा कमजोर करने के लिए उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। अरे बीआरएस कमजोर करने के लिए बीआरएस कमजोर हो चुकी है, लास्ट इलेक्शन में देख ही लिए नहीं आप, अब क्या कमजोर करेंगे उसको? यानी अभी हमारे आमिर भाई जैसा आप बताए, तो बीआरएस को कमजोर करने के लिए कविता मैडम को अरेस्ट करेंगे, तो इसका मतलब है बीआरएस अब भी ताकतवर है। ये डर सता रहा है भारतीय जनता पार्टी को, ये डर सता रहा है, इसलिए उनको अरेस्ट करने वाले शो से छोड़ा जा रहा है। अगर के कविता मैडम जो है, अगर उस चीज के अंदर अगर पूरी तरह मुलविस होते, तो दूसरों को जिस तरह उठा के अंदर डाल दिए, नोटिस दिए, यहाँ तक कि ईडी वालों को कलकत्ते के अंदर तो मार के भगाए उन लोगों को, तो यहाँ अगर उसमें केस में अगर दम होता और कोर्ट से उन्होंने स्टे लिए हुए थे, उन्होंने कौन कविता मैडम, अगर आप में दम है तो उनको अरेस्ट करो, अगर तो आपको मालूम हो जाएगा कितनी सच्चाई है, मालूम हो जाता है। अरे जब आप मुल्जिम नहीं है, चोर नहीं है, तो कोर्ट को क्यों गए भाई आप? स्टे लेने की जरूरत क्या? परेशान कर रहे थे, आप फेस करना था, दे के नोटिस दे दे के परेशान कर रहे, गाड़ी छीन ले रहे, फोना छीन ले रहे, फोनों को पूरे कितने हिस्ट्रियां निकाल रहे उनके, बिल्कुल परेशान कर रहे उन्होंने, तो कोर्ट को गए, आदमी कोर्ट को जाएगा, नहीं तो और अगर इन्वॉल्व है, कलर है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जरूर होगी। वो सारा हिंदुस्तान देख रहा है ईडी क्या काम कर रहा है। आपकी सबसे बड़ी मिसाइल ईडी का जो काम करना है वो काम कर रहा है, ईडी, आईडी, आईटी और आपके जो है ये जो डिपार्टमेंट है, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है, इनकम टैक्स का है, सीबीआई है, आपकी पहले तो आपकी हुकूमत उनके भरोसे पे चल रही है, आपकी हुकूमत। हाँ सही बोल रहे। नाजरीन, प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कल वो दिन रहेगा 22 जनवरी की तारीख, जिस दिन देश में एक और दिवाली जैसा माहौल पैदा करने की मतलब दिवाली जैसा एक माहौल देश में देखा जाएगा। जगह जगह पर अभी से आप देख सकते हैं हिंदुस्तान के कई शहरों में अलग अलग जगहों पर लाइटिंग, रोशनी और दिए जलाने का जो है प्रोग्राम वो अभी से शुरू हो चुका है। कल एक मर्तबा जब अयोध्या में वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन होगा, तो देश में भी एक अलग माहौल वहाँ पर जरूर देखा जाएगा। इस बीच मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी, किसी भी तरह की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, एक अच्छा माहौल, एक शांति प्रिय माहौल बनाने की आप कोशिश करें। बहुत सही। बेबाक मुंसिफ में मैं रहीम अहमद खान लूंगा आपसे इजाजत। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़।